तो हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक्सटर्नल जेनिटेलिया तक पढ़ लिया था। तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया को वल्वा भी बोलते हैं। इसके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। पहला है मॉन्स प्यूबिस, जो कि प्यूबिस बोन के सामने कुशन ऑफ फैटी टिश्यू प्रेजेंट होता है। फ्रॉम द मॉन्स pubis extend longitudinal fleshy fold of skin, that is the labia majora. labia majora के अंदर होता है labia minora. labia minora के लोअर जंक्शन को बोलते हैं फोर्शे एंड अपर जंक्शन बनाता है फिंगर लेग प्रोजेक्शन, दैट इज कॉल्ड क्लिटोरिस. क्लिटोरिस की बॉडी को कवर करता है एक रिट्रैक्टेबल फोल्ड ऑफ स्किन, जो कि प्रिप्यूज, जिसको कि प्रिप्यूज बोलते हैं. और ये जो क्लिटोरिस है ये भी इरेक्टाइल टिश्यू से मिलकर बना होता है. Similar to the penis, means it is also capable of enlargement during sexual arousal. और उसके अंदर बाद जो लेबिया माइनोरा होता है, ये इनक्लोज करता है एक एरिया को जिसको कि वेस्टिब्यूल बोलते हैं, जिसमें ये एक्सटर्नल यूरेथ्रल मीटर्स होता है, मींस यूरेथ्रल अपर्चर होगा और वेजाइनल अपर्चर होगा. दिस वेजाइनल अपर्चर इज पार्शियली कवर्ड बाय अ मेम्ब्रेनस डायफ्राम, दैट इज द हाइमन. तो ये हो गया एक्सटर्नल जेनिटेलिया. वन मोर थिंग, वेजाइना इज नॉट द पार्ट ऑफ एक्सटर्नल जेनिटेलिया और वल्वा. वेजाइनल ऑरिफाइस इज द पार्ट ऑफ एक्सटर्नल जेनिटेलिया. ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट. इसके बाद हम आ जाते हैं मेमरी ग्लैंड पे. अब हम पढ़ेंगे मेमरी ग्लैंड. तो अब जो मेमोरी ग्लैंड है, दिस इज द हेमिस्फेरिक प्रोजेक्शन ओवर द पेक्टोरालिस मेजर मसल. पेक्टोरालिस मेजर मसल. तो यहाँ पे देख लेते हैं हम. ये जो आपको मसल दिख रही है, इसको क्या बोलते हैं? पेक्टोरालिस मेजर मसल. तो जो मेमोरी ग्लैंड है, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द मैमल्स. दिस इज मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड. ये मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड है और ये ओवर द पेक्टोरालिस मेजर मसल के ऊपर प्रेजेंट होता है. अगर हम इसका क्रॉस सेक्शन, सेजाइटल क्रॉस सेक्शन देखें तो ये कैसा दिखेगा? ये है रिब्स. ये है रिब्स. रिब्स के बीच में दिस रिब्स आर कनेक्टेड बाय व्हाट? इंटरकोस्टल मसल. रिब्स किससे कनेक्टेड होते हैं? इंटरकोस्टल मसल. इस रिब और इंटरकोस्टल मसल के ऊपर प्रेजेंट होती है पेक्टोरालिस मेजर मसल. ओवर दिस पेक्टोरालिस मेजर मसल दिस हेमिस्फेरिक प्रोजेक्शन इज कॉल्ड ब्रेस्ट. अब ये जो ब्रेस्ट है, मेमोरी ग्लैंड है, किस किस चीज से मिलकर बना होता है? पहला तो ग्लैंडुलर टिश्यू. ग्लैंडुलर टिश्यू में आ जाते हैं लोब्स. दिस मेमोरी gland is made up of many lobes. ये स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको? So it is made up of 15 to 20 lobes. ये है मेमोरी लोब. कितने लोब होते हैं? 15 से 20. एक एक मेमोरी लोब में बहुत सारे मेमोरी लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. अब ये लोब्यूल क्या होता है? इट इज द ग्रुप ऑफ द एल्वियोलाई, द स्क्रेप लाइक स्ट्रक्चर. ये इसका गुच्छा जो होता है वो लोब्यूल कहलाता है. ओके okay? तो उस लोब्यूल के अंदर होता है एल्व्यूलस. एक ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर को एल्व्यूलस बोलते हैं. इस एल्व्यूलस, दिस इज सराउंडेड बाय द क्यूबॉइडल एपिथेलियम, जो कि मिल्क एक्चुअली में बनाता है और ल्यूमन में सिक्रीट करता है. फ्रॉम द एल्व्यूलस ये जो मिल्क आता है मेमोरी डक्ट्स में. इसमें आता है मेमोरी डक्ट में. डक्ट के पहले भी एक छोटी टिब्यूल प्रेजेंट होती है. सो एल्व्यूलाई, मेमोरी टिब्यूल. उसके बाद आता है ये मेमोरी डक्ट में. बहुत सारे मेमोरी डक्ट दे कंबाइन एंड देन दे गिव राइज टू दिस स्वोलन पार्ट, दैट इज कॉल्ड एम्प्यूला. ये जो स्वोलन पार्ट दिख रहा है इसको कि एम्प्यूला बोलते हैं. इसी एम्प्यूला का दूसरा नाम है लेक्टिफेरस साइनस. क्या है? लेक्टिफेरस साइनस. साइनस मीन्स द स्पेस. तो यहाँ पे आके मिल्क कलेक्ट होता है. ये रीजन, फिर ये रीजन, आफ्टर दैट ये रीजन, मीन्स ये जो स्वॉलन पोर्शन दिख रहा है इसको की एम्पुला बोलते हैं. अब ये जो एम्पुला ये लीड करेगा एक डक्ट में जिसको कि बोलेंगे लेक्टिफेरस डक्ट. एक डक्ट एक लोब में खुलेगा, मीन्स एक जो पूरा लोब है उसका सिक्रीशन एक डक्ट में आएगा, दूसरे लोब का सिक्रीशन दूसरे डक्ट में आएगा. तो अगर मेमोरी लोब 15 से 20 है तो डक्ट भी कितने होंगे? 15 से 20. सो दिस लेक्टिफेरस डक्ट इज 15 to 20 इन नंबर. और ये सारे लेक्टिफेरस डक्ट इट विल ओपन आउटसाइड थ्रू द निपल.
अब निपल के अराउंड पिगमेंटेड एरिया प्रेजेंट होता है जिसको कि बोलते हैं हम एरियोला। इस एरियोला में क्या होता है, सम हेयर फॉलिकल्स होते हैं और ऑयल ग्लैंड्स या सेबेशियस ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। इज इट क्लियर? सो ये जो अभी तक हमने पढ़ा, लोब, फिर लोब्यूल उसमें प्रेजेंट होते हैं, एल्वुलस इट releases secretion into the duct, then ampulla, lactiferous duct, and then outside through the nipple। ये था ग्लैंडुलर टिश्यू। ग्लैंडुलर के टिश्यू ग्लैंडुलर टिश्यू के अलावा भी ब्रेस्ट में क्या प्रेजेंट होते हैं, फैट्स। ये है एडिपोज टिश्यू हमारा, ये है एडिपोज टिश्यू। दिस फैट डिसाइड द साइज ऑफ द ब्रेस्ट। Okay, it covers the glandular tissue and it decides the size of the breast। तो ग्लैंडुलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू। आफ्टर दैट तीसरा आता है फाइब्रस टिश्यू। फाइब्रस टिश्यू भी प्रेजेंट होता है एंड इट हेल्प्स इन सपोर्टिंग द ब्रेस्ट। कैसे? फ्रॉम द मसल्स ये लिगामेंट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जो कि लोब्यूल्स के बीच बीच में प्रेजेंट होते हैं। तो इट हेल्प्स इन होल्डिंग द ब्रेस्ट, इन सपोर्टिंग द ब्रेस्ट। इस लिगामेंट को कूपर्स लिगामेंट भी बोला जाता है। एनसीईआरटी में नहीं दिया है बट एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने बता दिया। तो अब यही सब पोर्शन हम लिखने वाले। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, ये कि मिल्क पहले तो बनता कहाँ है, फिर कहाँ, मतलब उसका पाथवे क्या है फ्रॉम इनर टू द निपल। Now we'll write the pathway. So mammary gland is the modified sweat gland. This is modified sweat gland। और ये ब्रेस्ट मिलके बना होता है ग्लैंडुलर टिश्यू से। ग्लैंडुलर टिश्यू, आफ्टर द ग्लैंडुलर टिश्यू क्या प्रेजेंट होता है, फाइब्रस टिश्यू। और फाइब्रस टिश्यू के अलावा प्रेजेंट होता है एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू। ग्लैंडुलर टिश्यू में शुरुआत होती है लोब से। कितने लोब्स होते हैं, 15 से 20। इस लोब में बहुत सारे लोब्यूल होते हैं और ये लोब्यूल किससे मिलके बने होते हैं, एल्वियोलाई से। तो हम शुरुआत करते हैं एल्वियोलाई से। एल्वियोलाई, ओके। ये एल्वियोलाई अपना सिक्रीशन रिलीज करेगा किसमें, मैमरी टिब्यूल में। नहीं दिया है डायग्राम में बट हम पढ़ेंगे, ठीक है। मैमरी टिब्यूल में, मैमरी टिब्यूल ज्वाइन होके किस में डालता है अपना सिक्रीशन, एल्वियोलाई का सिक्रीशन मैमरी डक्ट में। मैमरी टिब्यूल से ये सिक्रीशन आ जाएगा मैमरी डक्ट में। बहुत सारे मैमरी डक्ट कंबाइन करके एम्पुला की तरफ खुलेंगे। ये एम्पुला स्वोलन स्ट्रक्चर है, सो मिल्क एम्पुला में भी स्टोर रहता है। दिस स्टोर्स मिल्क। अब ये जो एम्पुला जिसको कि लेक्टिफेरस साइनस भी बोला जाता है, ये खुल जाएगा लेक्टिफेरस डक्ट में। लेक्टिफेरस डक्ट में। और ये जो लेक्टिफेरस डक्ट थ्रू द निपल इट विल ओपन आउटसाइड। थ्रू द निपल इट विल ओपन आउटसाइड। ये लेक्टिफेरस डक्ट भी कितने होंगे, 15 से 20। अब एक और टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्वेश्चन में दे देंगे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोर्स मिल्क। अब ऑप्शन में एल्वियोलाई भी दिया हुआ है, एम्पुला भी दिया हुआ है। अगर एल्वियोलाई भी दिया हो एम्पुला के साथ तो आप चुनेंगे एल्वियोलाई, क्योंकि वही बना रहा है, स्टोर भी वही करेगा। मेन स्टोरेज एरिया एल्वियोलाई है, कुछ टाइम के लिए एम्पुला में भी स्टोर रहता है। तो पहली प्रायोरिटी एल्वियोलाई को देंगे। एल्वियोलाई नहीं है तो एम्पुला पे टिक होगा, ओके। नाउ फाइब्रस टिश्यू। फाइब्रस टिश्यू इट हेल्प्स इन सपोर्टिंग द breast। This supports the breast। Adipose tissue, this covers the glandular tissue। This covers the glandular tissue and this is responsible for the size of breast। Responsible for the size of breast। ये हो गया हमारा मैमरी ग्लैंड। अब इस मैमरी ग्लैंड की ग्रोथ के लिए क्या क्या रिस्पॉन्सिबल, कौन कौन से हॉर्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो जो मैमरी ग्लैंड की ग्रोथ है फ्रॉम द प्यूबर्टी स्टार्ट होती है। फ्रॉम द प्यूबर्टी एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन भी तो निकलना शुरू हो जाता है।
तो ये जो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन है ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर द ग्रोथ ऑफ मेमरी ग्लैंड फ्रॉम द प्यूबर्टी। मिल्क सिक्रीशन के लिए प्रोलैक्टिन मेनली रिस्पॉन्सिबल है जो कि प्रेगनेंसी के बाद मेनली रिलीज होगा, और मिल्क इजेक्शन के लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है। ओके, ऑक्सीटोसिन। तो ये पूछा जाता है मिल्क प्रोडक्शन के लिए प्रोलैक्टिन, मिल्क इजेक्शन के लिए मेनली ऑक्सीटोसिन, इसको मिल्क लेट डाउन हार्मोन भी बोलते हैं। अब कैसे ऑक्सीटोसिन एक्चुअली में इजेक्ट करवाएगा मिल्क, तो हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर एक एल्व्यूलाई का। ये रहा एल्व्यूलाई, और ये है इसके अंदर क्यूबॉइडल सेल्स प्रेजेंट है, एपिथीलियम। ये जो क्यूबॉइडल एपिथीलियम है ये बना रहा है मिल्क, ठीक है, मिल्क रिलीज कर रहा है। नाउ दीज एल्व्यूलाई, दिस इज सराउंडेड बाय another type of cells. These are called myoepithelial cell. These are called myoepithelial cell. So ये जो ऑक्सीटोसिन है इस मायोएपिथेलियल सेल पे काम करेगा और इसको कॉन्ट्रैक्ट कराएगा। जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये जो मिल्क है ये कहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा टिब्यूल्स में, डक्ट्स में। तो मिल्क बनाने का काम तो प्रोलैक्टिन का रहा, बट मिल्क इजेक्शन के लिए ऑक्सीटोसिन काम करेगा। कौन सा काम करेगा, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। एक और फंक्शन क्या है ऑक्सीटोसिन का, इट हेल्प्स इन द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स ऑफ द यूट्रस, दैट इज मायोमेट्रियम। अब हम लिख लेते हैं सारे हॉर्मोन्स के नाम जो कि मेमरी ग्लैंड के सिक्रीशन में मदद करता है। तो पहला हार्मोन है HCS और HPL। फुल फॉर्म क्या है, ह्यूमन कोरियोनिक सोमेटोमेमोट्रोपिन या ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। इसका एक काम ये पाया गया है कि इट हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ मेमरी ग्लैंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ओके, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और ये सिर्फ प्लेसेंटा के द्वारा ही रिलीज किया जाता है, मतलब सिर्फ प्रेगनेंसी में ही बनने वाला है, प्रेग्नेंट वुमेन्स में ही बनता है। नेक्स्ट हार्मोन हो गया प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन जिंदाबाद। ये तो इस प्रोलैक्टिन का काम है मेनली मिल्क प्रोडक्शन, मिल्क प्रोडक्शन एंड ग्रोथ ऑफ द मेमरी ग्लैंड। दूसरे हॉर्मोन्स है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन है मिल्क लेट डाउन हार्मोन, ओके, इजेक्शन में काम आता है। उसके अलावा और दूसरे हार्मोन है प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन, तो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन दोनों मेमरी ग्लैंड की ग्रोथ में हेल्प करते हैं, बट मेनली प्रोजेस्टेरॉन, दिस हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ एल्व्यूलाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोजेस्टेरॉन एल्व्यूलाई की ग्रोथ में मदद करता है, और एस्ट्रोजन इट हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ ब्रांचेस, डक्ट्स ऑफ द मेमरी ग्लैंड। And this HCl is released only during pregnancy by the placenta. Okay. Now lactation. Lactation का मतलब क्या है, lactation involves milk production plus milk ejection, दोनों को मिला के बोलते हैं कि lactation। तो मिल्क प्रोडक्शन और मिल्क इजेक्शन। तो मिल्क प्रोडक्शन में कौन सा हार्मोन काम आता है, प्रोलैक्टिन। मिल्क इजेक्शन में कौन सा काम आता है, ऑक्सीटोसिन। अब प्रोलैक्टिन जनरली गलत स्पेलिंग लिख दिया, प्रोलैक्टिन जनरली प्रेगनेंसी के बाद इंक्रीज होना शुरू होता है, बट बॉडी को पता कैसे चलेगा कि अब हमें इसको बनाना शुरू करना है। What is the principal stimulus for the release of the prolactin? So principal stimulus for the release of the prolactin is what? Suckling infection of suckling action of the infant. Means जब ब्रेस्ट फीडिंग शुरू होगी तब ब्रेन में हाइपोथैलेमस में सिग्नल जाएगा कि अब प्रोलैक्टिन बनाना शुरू करना है। तो प्रिंसिपल स्टिमुलस इज द सकलिंग इन्फेक्शन, सॉरी क्या बोल रही हूँ मैं, सकलिंग एक्शन ऑफ इन्फेंट, सकलिंग एक्शन ऑफ इन्फेंट। जैसे ही सकलिंग एक्शन ऑफ इन्फेंट होगा तो जो निपल्स पे सेंसरी न्यूरॉन्स प्रेजेंट है वो सिग्नल ले जाएंगे कहाँ, हाइपोथैलेमस में। तो सेंसरी न्यूरॉन्स प्रेजेंट ऑन द निपल
This will take signal to the hypothalamus. This will take signal to the hypothalamus. अब ये जो हाइपोथैलेमस है ये मास्टर है किसका? मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड का, पिट्यूटरी ग्लैंड का। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड के सिक्रीशन को कंट्रोल करता है, एंटीरियर भी पोस्टीरियर भी। तो एंटीरियर ग्लैंड, एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो जो एंटीरियर पिट्यूटरी है, हाइपोथैलेमस रिलीज सम हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी के सिक्रीशन को कंट्रोल करते हैं। उन हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स में से दो हैं जो प्रोलैक्टिन को कंट्रोल करता है, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन। तो फीमेल की मोस्ट ऑफ द लाइफ में तो प्रोलैक्टिन रिलीज नहीं होता, ओनली ड्यूरिंग एंड आफ्टर द प्रेगनेंसी होता है। तो दो हार्मोन का नाम लिख लेते हैं, प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। अगर प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन ज्यादा है तो जनरली प्रोलैक्टिन रिलीज नहीं होगा, इनहिबिट ही रहेगा। बट ड्यूरिंग द ब्रेस्ट फीडिंग फीडिंग ये जो प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन का लेवल कम हो जाएगा, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से ये एंटीरियर पिट्यूटरी को सिग्नल करेगा कि चलो सिक्रीशन चालू करो, किसका? प्रोलैक्टिन का। तो ये प्रोलैक्टिन रिलीज करने लगेगा। वहीं पे हाइपोथैलेमस दो हार्मोन बनाता है जो कि ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन है। बनते तो हाइपोथैलेमस में, बट थ्रू द एक्सॉन कहाँ आ जाते हैं? एक्सॉन टर्मिनल में स्टोर होते हैं। कहाँ पे होता है एक्सॉन टर्मिनल? पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। तो ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन, तो ये ऑक्सीटोसिन का रिलीज भी शुरू कर देगा। और प्रोलैक्टिन का काम क्या है? मिल्क प्रोडक्शन। ऑक्सीटोसिन का काम क्या है? मिल्क इजेक्शन। इसका काम है मिल्क इजेक्शन। तो जब तक सकलिंग एक्शन ऑफ द इन्फेंट चलता रहेगा, मिल्क प्रोडक्शन और मिल्क इजेक्शन भी चलता रहेगा। तो ये पॉजिटिव फीडबैक देगा एंड सकलिंग एक्शन ऑफ द इन्फेंट विल कंटिन्यू। ओके, ये सकलिंग एक्शन ऑफ द इन्फेंट बंद होगा तो मिल्क प्रोडक्शन एंड इजेक्शन भी धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो दिस इज लैक्टेशन, दैट इज प्रोलैक्टिन प्लस ऑक्सीटोसिन। अब ये जो मिल्क होता है, शुरू के 1 से 3 दिन के अंदर जो मिल्क बनता है वो गाढ़ा और पेल येलो कलर का होता है, जिसको कि बोलते हैं कोलोस्ट्रम। इसको भी बोलते हैं कोलोस्ट्रम। सो दिस इज क्लाउडी येलोइश फ्लूइड, क्लाउडी येलोइश फ्लूइड। अब इसमें ऐसा होता क्या है जो कि बहुत जरूरी बोला जाता है कि माँ का दूध बहुत जरूरी है? क्यों? क्योंकि इसमें एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है। कौन सी? IgA एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है जो कि कोलोस्ट्रम से बेबी को मिलती है। इस टाइप की इम्यूनिटी को क्या बोलते हैं? नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। मतलब जो इन्फेंट की बॉडी है वो नहीं बना रहा है एंटीबॉडी, वो ले रहा है कहीं से बाहर से और नेचुरली जा रही है। ओके, so this provides natural passive immunity, natural passive immunity। और इसमें कैलोरीज भी नहीं होती है, नो कैलोरीज, फैट नहीं होता शुरू के मिल्क में। चौथे दिन से ट्रू मिल्क बनना शुरू होता है और 1.5 लीटर पर डे बनता है अप्रोक्सीमेटली। तो ट्रू मिल्क स्टार्ट फ्रॉम द 4th day and approximately 1.5 liter is formed per day। अब इस ट्रू मिल्क में क्या क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ ऑलमोस्ट एवरीथिंग। इट हैज फैट, आफ्टर दैट मिल्क प्रोटीन। क्या है मिल्क प्रोटीन? केसीन। आफ्टर दैट मिल्क शुगर, मिल्क शुगर का नाम है लैक्टोज होता है, फैट्स होता है, मिनरल्स होते हैं, एंटीबॉडीज होती है, विटामिन होता है, एंड WBCs भी पास होती है थ्रू द मिल्क। दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो कोलोस्ट्रम हैज, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? IgA, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। थ्रू द कोलोस्ट्रम IgA एंटीबॉडीज ट्रांसफर टू द इन्फेंट एंड इट प्रोवाइड्स नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी टू द इन्फेंट। ओके, तो यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हुआ खत्म। अब हम पढ़ेंगे गैमेटोजेनेसिस, सेकेंड स्टेप।
अभी तक हम सेक्स ऑर्गन्स पढ़ रहे थे, मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन। अब हम पढ़ेंगे सेकेंड स्टेप गैमेट फॉर्मेशन, कि गैमेट बनता कैसे है। तो पहला गैमेट फॉर्मेशन इन द मेल्स दैट इज स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस, तो ये कहाँ बनता है और कब शुरुआत होती है इसकी? तो spermatogenesis occurs where in the primary sex organ of the male, that is testes. तो साइट है टेस्टिस। कब बनना शुरू होता है? जब गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होगा, कहाँ से? हाइपोथैलेमस से। वो एंटीरियर पिट्यूटरी को बोलेगा अब टाइम आ गया है, गोनेडोट्रोपिन बनाना शुरू करो। ये गोनेडोट्रोपिन स्टिमुलेट करेंगे गोनेट्स को, किसमें? स्पर्म बनने की मदद में। ओके, स्पर्म फॉर्मेशन शुरू करवाएगा। तो प्यूबर्टी में शुरू होता है और कब तक बनता रहता है? लाइफ लॉन्ग। क्वालिटी ऑफ द स्पर्म में गो डाउन, बट स्पर्म बनता है लाइफ लॉन्ग इन मेल्स। तो साइट इज द टेस्टिस। टेस्टिस के अंदर भी कहाँ? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में पढ़ा था हमने, इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। एंड दिस स्टार्ट्स at puberty and continues till death. Okay? अब स्पर्म बनते हैं स्पर्म मदर सेल से। कुछ ना कुछ मदर सेल है जो कि डिवाइड होगा और गैमेट्स बना लेगा। अब ये स्पर्म मदर सेल आए कहाँ से? एम्ब्रियोनिक स्टेज में यॉर्क सेक प्रेजेंट होता है। इस यॉर्क सेक में कुछ प्रिमिटिव प्राइमोडियल जर्म सेल्स होते हैं। ये जर्म सेल माइग्रेट करेंगे ओवरीज एंड टेस्टिस में, डिपेंड की बेबी मेल या फीमेल है, और वहां पे ये प्राइमोडियल जर्म सेल डिफरेंशिएट होके क्या बना लेंगे? स्पर्मेटोगोनिया या ऊगोनिया। तो यहाँ पे प्राइमोडियल जर्म सेल बना लेगा स्पर्मेटोगोनिया। तो ये है स्पर्मेटोगोनिया। ये स्पर्मेटोगोनिया हमेशा से प्रेजेंट होते हैं टेस्टिस में, लेकिन ये मेच्योर या डिवाइड होना कब शुरू करेंगे? जब गोनेडोट्रोपिन आएंगे, जब एफएसएच एलएच आएंगे तो ही होगा। तो ये जो स्पर्मेटोगोनिया है, इट विल स्टार्ट डिवाइडिंग, it will undergo mitosis, and this will differentiate into primary spermatocyte. This will differentiate into primary spermatocyte. Now ये जो स्पर्मेटोगोनिया है क्या है? डिप्लॉयड है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी डिप्लॉयड है। so this will undergo माइटोसिस, उसके बाद डिफरेंशिएट होके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना लेगा। ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, अब ये मियोसिस 1 में जाएगा। This will undergo meiosis 1 and give rise to 2 daughter cells, and these will be called secondary spermatocyte. Secondary spermatocyte, and this will undergo meiosis 1. अब meiosis 1 हम सब जानते हैं रिडक्शनल डिवीजन है। इसका मतलब क्या है? ये होंगे हैप्लॉइड। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिप्लॉइड था, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है हैप्लॉइड। नाउ सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट will undergo meiosis 2, equational division, और क्या बना लेगा? spermatid। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, spermatid। और ये spermatid कैसे बना? meiosis 2 से। जितने भी सेल है ये भी हैप्लॉइड है। इसका मतलब स्पर्मेटोगोनिया डिप्लॉयड है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिप्लॉयड है, सेकेंडरी हैप्लॉइड है, स्पर्मेटिड भी हैप्लॉइड है। और ये spermatid, after that it will undergo many series of the events, it will undergo series of events and it will become flagellated, small and flagellated, मोटाइल। इसको बोलते हैं स्पर्मेटोजोआ। तो एक्चुअल जो स्पर्म होता है जो कि स्विम कर सकता है, वो है स्पर्मेटोजोआ। इज इट क्लियर? तो अब एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे कि सपोज हमारे पास 50 स्पर्मेटोसाइट है, ये 50 स्पर्मेटोसाइट कितने स्पर्मेटेड बना देंगे? तो एक 4 बना रहा है तो 50 कितने बना देंगे? 200। अगर हमारे पास सपोज 50 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है तो ये कितने स्पर्मेटोजोआ बना देगा? तो एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट 2 स्पर्मेटोजोआ बना रहे हैं, तो 50 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट 100 स्पर्मेटोजोआ बना देंगे या 100 स्पर्मेटेड बना देंगे। इज इट क्लियर? यही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको याद रखना है कि एक एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कितने स्पर्मेटेड या स्पर्मेटोजोआ बना रहा है, एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कितने स्पर्मेटोजोआ बना रहा है।
कौन सा वाला हैप्लॉइड है, कौन सा वाला डिप्लॉइड है। ओके, नाउ ये जो स्पर्मेटेड से स्पर्मेटोजोआ बनने का ये जो प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं, जो सीरीज ऑफ इवेंट्स हो रहा है इसको बोलते हैं हम स्पर्मियोजेनेसिस। दिस इज कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। ओके, अब हम ये पढ़ेंगे कि स्पर्मियोजेनेसिस में हो क्या रहा है, ऐसे कौन से सीरीज ऑफ इवेंट हो रहे हैं जिसकी वजह से स्पर्मेटेड पहले तो नॉन मोटाइल था, गोल था, बड़ा था, अभी वो फ्लैजिलेटेड हो गया, बहुत कम साइटोप्लाज्म बचा, ओके, ताकि वो मूव कर सके। तो स्पर्मियोजेनेसिस। अब स्पर्मियोजेनेसिस में क्या क्या होता है, पहला इवेंट ये होता है, इस प्रोसेस में बहुत सारा जो साइटोप्लाज्म लॉस्ट हो जाता है, प्रेजेंट होता है बट बहुत कुछ लॉस्ट हो जाता है। तो साइटोप्लाज्म इज लॉस्ट एंड डिस्पोज्ड ऑफ बाय द सर्टोली सेल। मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म इज लॉस्ट एंड डिस्पोज्ड ऑफ बाय सर्टोली सेल। सेकेंड, और क्या क्या होता है, जो न्यूक्लियस है एकदम कॉम्पैक्ट हो जाएगा और वो स्पर्म की हेड में जाके प्रेजेंट होगा। तो न्यूक्लियस विल बिकम कॉम्पैक्ट, nucleus becomes compact and present at the head of the spermatozoa। तीसरी कंडीशन, तीसरा इवेंट ये होगा कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है, बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है स्पर्मेटेड में, बट दिस विल गेट अरेंज्ड इन अ रिबन लाइक स्ट्रक्चर इन द मिडिल पीस ऑफ द स्पर्म। ओके, रिबन लाइक स्ट्रक्चर बना देंगे। सो हियर माइटोकॉन्ड्रिया is arranged spirally, mitochondria is arranged spirally in the neck of the spermatozoa, neck of the, sorry, middle piece of the spermatozoa। उसके बाद जो सेंट्रियोल से दो सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं वो अरेंज हो जाएंगे नेक में, वन आफ्टर द अनदर। पहला प्रेजेंट होगा प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, दूसरा होगा डिस्टल सेंट्रियोल। अभी हम स्ट्रक्चर देखेंगे स्पर्म का। तो हियर centrioles are arranged, centrioles are arranged one after another, centrioles are arranged one after another। दो टाइप के सेंट्रियोल होते हैं, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल सेंट्रियोल। और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि जो भी स्पर्मेटेड में गोल्जी अपैरेटस होगा, ये गोल्जी अपैरेटस मॉडिफाई होके एक्रोजोम बना लेगा। मतलब स्पर्म के जो हेड में कॉनिकल स्ट्रक्चर होता है पहला पार्ट, वहीं पे एक्रोजोम होता है। तो गोल्जी apparatus modify, it modifies to form acrosome, this conical structure। ओके, और इस एक्रोजोम में क्या प्रेजेंट होता है, स्पर्म लाइसिन। मींस जब स्पर्म एग के पास जाएगा तो उसको रिलीज करने होंगे कुछ एंजाइम्स ताकि वो एग को पेनिट्रेट कर सके। तो एक्रोजोम में वो सारे एंजाइम भरे होते हैं। ठीक है, जब भी वो जाके रिसेप्टर से बाइंड करता है, वो जिसका हेड है वो टूट जाता है। जैसे हेड टूटा, सारे एंजाइम्स रिलीज होंगे एंड इट विल हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ द मेम्ब्रेन ऑफ द एग, ताकि वो अंदर जा सके। तो ये स्पर्मियोजेनेसिस हो गया, स्पर्मेटेड बन गया। अब ये जो स्पर्मेटेड है, जब ये सब हो रहा था वो सर्टोली सेल में एम्बेडेड था, उसका हेड न्यूट्रिशन ले रहा था और कन्वर्ट हो रहा था स्पर्मेटोजोआ में। अब ये जो स्पर्मेटेड है वो हेड से रिलीज होगा और आ जाएगा ल्यूमन में। मतलब अब वो तैयार है, स्पर्मेटोजोआ बन चुका है। अब वो थ्रू द डक्ट्स एपिडिडाइमिस में चला जाएगा। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड spermiation। That process is called spermiation। So what is spermiation? Head of spermatozoa, head of spermatozoa, which was embedded into the Sertoli cell, is released. This is released from the Sertoli cell into the lumen. Sertoli cell into the lumen. Lumen of what? Lumen of seminiferous tubule। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में आ जाएगा। तो ये थी प्रोसेस स्पर्मेटोजेनेसिस की। मतलब स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस 1 करेगा, दो डॉटर
दो हैप्लॉइड डॉटर सेल बना लेगा जिसको कि बोलेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट विल अंडरगो मियोसिस 2, वो बना लेगा स्पर्मेटिड, नॉन मोटाइल है। अब ये जो स्पर्मेटिड है स्पर्मेटोजोआ फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होगा जिसको कि बोलेंगे स्पर्मियोजेनेसिस। अब ये जो स्पर्मेटिड एम्बेडेड था सर्टोली सेल के हेड में, वहां से निकलेगा और ल्यूमन में आ जाएगा, इसको बोलते हैं स्पर्मिएशन। तो यहाँ पे स्पर्म बन चुका है। अब हम स्पर्मेटोजोआ का एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं कैसा दिखता है। तो स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म्स, तो ये है स्पर्म का हेड, ये है स्पर्मेटोजोआ का हेड। इसके हेड विल लीड टू व्हाट, नेक। नेक के बाद आएगा मिडिल पीस, और मिडिल पीस के बाद आएगा फ्लैजिला, टेल, सॉरी टेल। ओके, अब स्पर्मेटोजोआ के हेड में ये जो कॉनिकल स्ट्रक्चर दिख रहा है क्या है, ये है एक्रोजोम। दिस इज एक्रोजोम। एक्रोजोम के बाद यहाँ पे प्रेजेंट है कॉम्पैक्ट हैप्लॉइड न्यूक्लियस। सो ये जो इतना पोर्शन दिख रहा है ये है हेड, हेड के नीचे है नेक, हेड के नीचे है नेक, नेक विल कंटिन्यू इनटू मिडिल पीस, और middle piece will continue into the tail which helps in the swimming of the sperm। तो नेक में प्रेजेंट होंगे जैसा कि मैंने बोला था टू सेंट्रियोल। तो पहला है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, एंड द नेक्स्ट वन इज डिस्टल सेंट्रियोल, नेक्स्ट वन इज डिस्टल सेंट्रियोल। अब इस प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल का काम क्या है, जब जाइगोट बन जाएगा तो इस जाइगोट में होगा क्लीवेज डिवीजन, मतलब ये डिवाइड होंगे और कन्वर्ट होंगे टू डॉटर सेल में। तो जो पहला क्लीवेज डिवीजन होता है उसमें ये प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल मदद करता है। दिस हेल्प्स इन द स्पिंडल फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट क्लीवेज डिवीजन। और ये जो डिस्टल सेंट्रियोल है ये बना लेगा एक्सियल फिलामेंट, एंड इट विल रन टू द टेल रीजन, एंड इट विल हेल्प इन द मोटिलिटी ऑफ द टेल। ये है एक्सियल फिलामेंट। अब जैसा कि मैंने बोला था मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है रिबन जैसा कुछ, ठीक है। तो 25 से 30 माइटोकॉन्ड्रिया ये स्पाइरली अरेंज्ड हो जाएंगे और रिबन लाइक स्ट्रक्चर बना लेंगे। कहाँ पे, मिडिल पीस में रिबन लाइक स्ट्रक्चर बना लेंगे, और हम इसको बोलेंगे नेबनकन शीथ। व्हाट इज दिस, नेबनकन शीथ। तो ये नेबनकन शीथ एक्चुअली में क्या है, 25 to 30 स्पाइरली अरेंज्ड माइटोकॉन्ड्रिया, 25 to 30 spirally arranged mitochondria। Okay, so this is the structure of the sperm। अब स्ट्रक्चर ऑफ द स्पर्म के बाद हार्मोनल रेगुलेशन, कि कौन कौन से हार्मोन काम आते हैं, कैसे एक्ट करते हैं, कौन से सेल में एक्ट करते हैं स्पर्म फॉर्मेशन में। ओके, सो नेक्स्ट इज हार्मोनल रेगुलेशन। अब जैसा कि मैंने बोला था कि स्पर्म का फॉर्मेशन शुरू ही कब होता है, जब हाइपोथैलेमस गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन बनाना शुरू करता है। तो यहाँ से होती है प्रोसेस शुरू। ये हाइपोथैलेमस रिलीज करेगा जीएनआरएच, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो कि हाइपोथैलेमिक हार्मोन है। ये पुश करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी को कि कुछ करो, क्या करो, गोनेडोट्रोपिन रिलीज करो। ये पुश करेगा पिट्यूटरी ग्लैंड को। कौन से पार्ट ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड को, एंटीरियर पार्ट ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। और ये जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है वो गोनेडोट्रोपिन रिलीज करेगा। अब गोनेडोट्रोपिन दो तरीके के होते हैं, कौन से, एफएसएच एंड एलएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन फिलहाल के लिए। अब ये जो एफएसएच है ये जाएगा और ये स्टिमुलेट करेगा, सिग्नल देगा किसको, सर्टोली सेल को। कहाँ होते हैं सर्टोली सेल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। ये सर्टोली सेल को धक्का मारेगा कि कुछ करो, तो सर्टोली सेल क्या करेगा, सर्टोली सेल रिलीज करेगा कुछ फैक्टर्स, कुछ प्रोटीन्स। इट विल रिलीज
फैक्टर्स विच विल हेल्प इन विच प्रोसेस, स्पर्मियोजेनेसिस, मतलब स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनने की जो प्रोसेस है उसमें ये सर्टोली सेल के फैक्टर्स काम आएंगे. So it will release the factors which will help in spermiogenesis. स्पर्मियोजेनेसिस में मदद करेगा. एलएच क्या करेगा? एलएच स्टिमुलेट करेगा किसको? लेडिक सेल को. कहाँ थे ये लेडिक सेल? इंटरस्टिशियल स्पेस में, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में प्रेजेंट है लेडिक सेल्स. इसी वजह से लेडिक सेल्स को और क्या बोला जाता है? इंटरस्टिशियल सेल. On and the hormone stimulating the interstitial cell will be called what? Interstitial cell stimulating hormone. Okay, this is also called interstitial cell. ये स्टिमुलेट करेगा लेडिक सेल्स को. किस लिए स्टिमुलेट करेगा? कि टेस्टोस्टेरोन बनाओ, एंड्रोजन बनाओ. तो दिस विल रिलीज टेस्टोस्टेरोन. और ये टेस्टोस्टेरोन का क्या काम है? स्पर्मेटोजेनेसिस में. तो ये करवाएगा क्या? स्पर्म फॉर्मेशन, स्पर्मेटोजेनेसिस. ये सोचने वाली बात है कि टेस्टोस्टेरोन बन तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर रहा है, बट इसका काम कहाँ आना है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में. तो ये जो टेस्टोस्टेरोन है ट्रांसफर होगा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के इनसाइड. इस टाइप के इफेक्ट को बोलते हैं पैराक्राइन इफेक्ट. मतलब जो नेबरिंग सेल है वो हार्मोन बना रहा है, लेडिक सेल्स हार्मोन बना रहा है, और किसके काम आ रहा है? नेबर के काम आ रहा है. तो इस टाइप के इफेक्ट को बोलते हैं पैराक्राइन इफेक्ट. ऑटोक्राइन मतलब खुद ही बना रहा है और खुद ही के काम आ रहा है, खुद ही के ऊपर एक्शन हो रहा है उसका. ओके. अब जब इनफ स्पर्म बन चुके होंगे ऑलरेडी, तो कुछ मतलब कोई तो फीडबैक रेगुलेशन होगा जिसकी वजह से स्पर्म बनना रुकेगा. तो जब इनफ स्पर्म बन चुके होंगे तो ये जो सर्टोली सेल है दूसरा हार्मोन बनाना शुरू करेगा. दूसरा हार्मोन क्या है? इनिबिन. ये एक दूसरा हार्मोन बनाएगा जो कि इनिबिन. ये इनिबिन जाके नेगेटिव फीडबैक देगा किसको? एफएसएच को. बोलेगा इनफ स्पर्म बन चुके हैं, रुक जाओ अब. ठीक है. तो ये नेगेटिव फीडबैक देगा. और ये टेस्टोस्टेरोन भी खाली तो नहीं बैठा रहेगा, इनफ स्पर्म बन गए. तो ये जो इनफ अमाउंट ऑफ टेस्टोस्टेरोन है ये जाके नेगेटिव फीडबैक देगा किसको? पिट्यूटरी को भी देगा, हाइपोथैलेमस को भी देगा. वो सिग्नल देगा अपने मास्टर ग्लैंड को और मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड को भी कि रुक जाओ अब, इनफ बन चुके हैं, जब जरूरत पड़ेगी फिर से निकल जाना, अभी जरूरत नहीं है. तो नेगेटिव फीडबैक, दिस विल गिव नेगेटिव फीडबैक. तो ये जो हार्मोनल रेगुलेशन है बहुत जरूरी है. आपको क्या याद रखना है कि ये जो इनिबिन है नेगेटिव फीडबैक देगा किसको? एसएसएच को. टेस्टोस्टेरोन नेगेटिव फीडबैक देगा पिट्यूटरी को भी और हाइपोथैलेमस को भी. तो ये जो स्पर्म बनने की प्रक्रिया है ये थोड़ी सी धीमी हो जाएगी या रुक जाएगी. तो ये हो गया हार्मोनल रेगुलेशन. अब आ जाते हैं हम, तो यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस हुआ खत्म. अब शुरू होगा oogenesis. ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है एज कंपेयर टू द स्पर्मेटोजेनेसिस. Okay, so now we'll start oogenesis. That means formation of female gamete. And what is female gamete? इसके बहुत टाइप के स्टेजेस है. प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte, ओवा, सब गैमेट है. ठीक है. नाउ oogenesis. oogenesis का साइट क्या है? ये कहाँ होता है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में, फीमेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन. और फीमेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है? ओवरी. कब शुरू होता है? तो इट इज डिफरेंट फ्रॉम द मेल्स. मेल्स में प्यूबर्टी के टाइम शुरू होता है और जिंदगी भर चलता है. फीमेल्स में बर्थ होने के पहले ही oogenesis की प्रोसेस शुरू हो जाती है. और कब तक चलती है? मीनोपॉज तक चलती है, उसके बाद नहीं चलेगी. ठीक है. सो दिस विल स्टार्ट एट एम्ब्रियोनिक स्टेज. दिस विल स्टार्ट एट एम्ब्रियोनिक स्टेज and it continues till the menopause, means 45 to 55 की एज तक. ठीक है. and continues till menopause. अब एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही बन जाती है और बहुत देर तक चलती है. तो एक्चुअली में इसमें होता क्या है? जैसे कि मेल लाइक स्पर्मेटोजेनेसिस में हो रहा था कि जो प्राइमरी जर्म सेल है ये बना रहे थे स्पर्मेटोगोनिया.
स्पर्म मदर सेल, यहाँ पे भी यही प्राइमोडियल जर्म सेल है। इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज यॉर्क सैक से माइग्रेट होके आ जाएंगे ओवरी में, दे विल डिफरेंशिएट इनटू oogonia। अब हमारे पास है ये oogonia, बहुत सारे oogonia है। अब ये जो oogonia है, दिस विल अंडरगो माइटोटिक डिवीजन सिमिलर टू द स्पर्मेटोगोनिया, ये भी माइटोटिक डिवीजन करेगा और क्या बना लेगा, डिफरेंशिएट होके बना लेगा प्राइमरी oocyte। ठीक है, प्राइमरी oocyte बना लेगा। ये जो स्पर्मेटोगोनिया था क्या था, 2n, स्पर्मेटोगोनिया भी 2n था, oogonia भी 2n है। अब ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना, इट विल अंडरगो मियोसिस फर्स्ट, मींस द रिडक्शनल डिवीजन, बट ये अरेस्ट हो जाएगा प्रोफेज 1 स्टेज में, मतलब कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इट विल रिमेन अरेस्टेड एट प्रोफेज फर्स्ट स्टेज। और जब फीमेल बॉर्न होगी तो उसके पास बहुत सारे प्राइमरी oocyte होंगे जो कि अरेस्ट है प्रोफेज फर्स्ट स्टेज में, एंड टिल प्यूबर्टी इट विल रिमेन एज सच। जब एफएसएच एलएच रिलीज होना शुरू होगा, जब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तब ये जो प्राइमरी oocyte है ये मेच्योर होना शुरू होगा। तो when a female is born, she has many primary oocyte arrested at the prophase first stage। तो अब हुआ लड़की का जन्म, ये है बर्थ। ठीक है, बर्थ में प्राइमरी oocyte है बहुत सारे, ये हो गया चाइल्डहुड, चाइल्डहुड में भी ये प्राइमरी oocyte रहे। अब आ जाता है प्यूबर्टी, so this will remain as such, and here meiosis 1, meiosis 1 started but arrested at prophase first stage, arrested at prophase first stage, and it will remain arrested till puberty। अब इंतजार है किसका, एफएसएच का, कि आओ और उद्धार करो हमारा। तो ये जो प्राइमरी oocyte है आया, और जैसे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इस पे एक्ट करेंगे, दिस मियोसिस 1 स्टेट जो कि अरेस्ट हो गई थी, अब ये रिज्यूम होगी ये प्रोसेस, और मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ 2 डॉटर सेल्स। तो 2 डॉटर सेल बनेंगे, बट यहाँ पे साइटोप्लाज्म इक्वल नहीं बटेगा, अनइक्वल साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होगा। दोनों के पास इक्वल डीएनए होगा, बट नॉट द इक्वल साइटोप्लाज्म। तो ये जो बड़ा वाला डॉटर सेल है इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी oocyte, जिसके पास मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म है। और ये छोटा वाला डॉटर सेल है, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट पोलर बॉडी। ये फर्स्ट पोलर बॉडी एब्जॉर्ब हो जाएगी, डिजेनरेट हो जाएगी, इसका कोई काम नहीं है, क्योंकि एग को न्यूट्रिशन चाहिए इनिशियली, तो उसको न्यूट्रिशन चाहिए। तो इसलिए मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म इज रिटेन्ड बाय वन डॉटर सेल, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी oocyte। अब ये सेकेंडरी oocyte है, ये जाएगा किसमें, मियोसिस 2 में। इसमें मियोसिस 2 की प्रक्रिया शुरू होगी, बट अगेन it will get arrested at the metaphase 2 stage। So here meiosis 2 is started but will get arrested at metaphase 2 stage, metaphase 2 stage। ओके, अब ये जो सेकेंडरी oocyte है ऐसा का ऐसा ओव्यूलेट हो जाएगा, मतलब ग्राफियन फॉलिकल के अंदर क्या होगा, सेकेंडरी oocyte वो बर्स्ट होगा और ये सेकेंडरी oocyte को निकाल देगा सीलोम में, और यही सेकेंडरी oocyte कहाँ जाएगा, फेलोपियन ट्यूब में, अरेस्टेड स्टेज में। ठीक है, तो अब हो गया ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन हो गया और हमारा सेकेंडरी oocyte घूमता घूमता आ गया फेलोपियन ट्यूब में। अब अगर इस सेकेंडरी oocyte का मिलन स्पर्म से होगा तो ही मियोसिस 2 रिज्यूम होगी और कंप्लीट होगी। अगर स्पर्म से उसकी मुलाकात नहीं हुई तो वो ऐसा का ऐसा ही चला जाएगा बाहर। ठीक है, तो अगर ये जो सेकेंडरी oocyte है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो गया, स्पर्म आ गया, उसने ढूंढ लिया oocyte को, तब तो मियोसिस 2 कंप्लीट होगा और बना लेगा क्या, ओवा। तो meiosis 2 will get completed, this will get completed after the entry of sperm and before fusion, after the entry of sperm
and before the fusion of sperm and the ova, एंड बिफोर द फ्यूजन। इसका मतलब ये है कि फ्यूजन एक्चुअली में मियोसिस टू कंप्लीट किया हुआ न्यूक्लियस से होगा, उसके पहले नहीं होगा। तो जैसे ही स्पर्म ने एग और सेकेंडरी oocyte के साइटोप्लाज्म में एंट्री मारी, तो मेटाफेज प्रमोटिंग फैक्टर स्विच ऑफ हो जाएगा और एनाफेज प्रमोटिंग फैक्टर शुरू हो जाएगा। तो वो फटाफट मियोसिस टू कंप्लीट किया और उसने क्या बना लिया, ऊटेड या ओवा ने बना लिया, ऊटेड या एग, और यहाँ पे बन गई सेकेंडरी पोलर बॉडी, सेकेंड पोलर बॉडी। तो जो एक्चुअल में फ्यूजन होता है वो एग या ओवा से होता है, वो ओवम से होता है, वो सेकेंडरी oocyte से नहीं होता। न्यूक्लियस का फ्यूजन वो ओवम से होता है। तो आई बात समझ में, यही पूछा जाएगा, बहुत जरूरी है कि मियोसिस टू कब कंप्लीट होता है। मियोसिस टू फर्टिलाइजेशन के पहले कंप्लीट होता है और स्पर्म की एंट्री के बाद शुरू होता है। ओके, स्पर्म ने एंटर किया, इसने मियोसिस टू कंप्लीट किया, उसके बाद हो गया फ्यूजन दोनों के न्यूक्लियस का। इज इट क्लियर? वन मोर थिंग, प्राइमरी oocyte व्हेन अ फीमेल इज बोर्न, उसके पास प्राइमरी oocyte है। ये प्राइमरी oocyte की प्लॉइडी लेवल क्या है, 2n। अभी भी मियोसिस 1 कंप्लीट नहीं हुआ है इसमें, तो ये 2n ही रहेगा। जब मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाएगा तो सेकेंडरी oocyte बनेगा। इसका मतलब क्या है, सेकेंडरी oocyte हैप्लॉइड है। उसके बाद सब कुछ हैप्लॉइड ही है, ऊटेड भी हैप्लॉइड है, फर्स्ट पोलर बॉडी हैप्लॉइड है, सेकेंड पोलर बॉडी हैप्लॉइड है। ओके, और ऑल्सो ये याद रखना है, सेकेंडरी oocyte के साथ फर्स्ट पोलर बॉडी बनेगी, ओवा के साथ सेकेंड पोलर बॉडी बनेगी, एंड सेकेंड पोलर बॉडी तभी बनेगी जब फर्टिलाइजेशन हुआ होगा। इज इट क्लियर? तो ये रही प्रोसेस। तो ये हो गया oocyte का बनना। अब हम जाते हैं कि ओवेरियन फॉलिकल, ओवरी के अंदर ओवेरियन फॉलिकल होते हैं, ओवेरियन फॉलिकल के अंदर oocyte होता है। तो ये तो oocyte एग की बात हो गई। अब अगर हम फॉलिकल की बात करें तो वो कैसा, मतलब उसमें कैसे मैच्योरेशन होता है। सो राइट नाउ वी स्टडीड oogenesis, नाउ वील स्टडी फॉलिक्यूलोजेनेसिस। फॉलिक्यूलोजेनेसिस। अब फॉलिक्यूलोजेनेसिस में थोड़ा सा मैंने बताया था ओवरी में कि प्राइमरी फॉलिकल होते हैं, सेकेंडरी बनता है, फिर टर्शरी बनता है, फिर ग्राफिन बनता है। बट एक्चुअली में इसका स्ट्रक्चर होता कैसा है? ओके, तो ऊगोनिया से बना था हमारा प्राइमरी oocyte, तो हम देखेंगे प्राइमरी oocyte। तो ये है प्राइमरी oocyte, एंड दिस इज सराउंडेड बाय मेनी सेल्स derived from the ovary. This is called granulosa cell. तो ये है granulosa cell, और इस कंप्लीट थिंग को हम बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल। ओके, तो प्राइमरी फॉलिकल के अंदर प्राइमरी oocyte प्रेजेंट है। तो व्हेन अ फीमेल इज बोर्न शी हैज मेनी प्राइमरी फॉलिकल्स, 1 to 2 million प्राइमरी फॉलिकल्स। अब ये प्राइमरी फॉलिकल अंडर द इफेक्ट ऑफ एफएसएच फ्रॉम द प्यूबर्टी विल स्टार्ट मैच्योरिंग। ओके, तो ये जो प्राइमरी oocyte है, प्राइमरी oocyte ही रहा फिलहाल, और ये जो ग्रेनुलोसा सेल की लेयर है और बढ़ गई, मतलब इसमें और ग्रेनुलोसा सेल जम जाएंगे। ग्रेनुलोसा सेल के अलावा भी कुछ स्पिंडल शेप्ड सेल्स होंगे। वो स्पिंडल शेप्ड सेल्स इस फॉलिकल को कवर कर लेंगे, एंड दीज स्पिंडल शेप्ड सेल्स डिराइव्ड फ्रॉम द मेड्युलरी इंटरस्टिशियम ऑफ ओवरी इज कॉल्ड थीका लेयर। ओके, ये थीका सेल्स है, स्पिंडल शेप्ड सेल्स, और इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं सेकेंडरी फॉलिकल। दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी फॉलिकल। और अभी भी इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, प्राइमरी oocyte ही है अभी। ओके, अभी प्राइमरी oocyte है, मतलब अभी इसने मेच्योर होना शुरू ही किया है। अब सेकेंडरी फॉलिकल से बनेगा टर्शरी फॉलिकल। यहाँ पे पहला काम तो ये होगा कि ये जो प्राइमरी oocyte है, इसमें मियोसिस 2 कंप्लीट हो जाएगा, सॉरी मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाएगा और वो सेकेंडरी oocyte बना लेगा। तो
ये रहा हमारा सेकेंडरी oocyte। ये सेकेंडरी oocyte, दिस इज अगेन सराउंडेड बाय द ग्रेनुलोसा सेल। ये रहा ग्रेनुलोसा सेल। ये ग्रेनुलोसा सेल कुछ कुछ सिक्रीट करेंगे, उसकी मदद से ये जो फ्लूइड है एक्यूमुलेट हो जाएगा और एक छोटी सी कैविटी बनने लगेगी, जिसको कि बोलेंगे एंट्रम कैविटी, जिसको कि बोलेंगे हम एंट्रम। थोड़ा सा अच्छा नहीं बनेगा, ठीक है, एडजस्ट कर लेना। ये एंट्रम कैविटी है। और थीका लेयर इसका क्या होगा, ये थीका लेयर भी डिफ्रेंशिएट होके बना लेगी थीका इंटरना एंड थीका एक्सटर्ना। ओके, थीका इंटरना एंड थीका एक्सटर्ना। तो ये जो कैविटी बनी, इसको बोलते हैं एंट्रम, फ्लूइड फिल्ड कैविटी एंट्रम। उसके बाद ये जो दो लेयर दिख रही है, ये अंदर वाली है थीका इंटरना, और ये जो बाहर वाली बनी है थीका एक्सटर्ना। थीका इंटरना एंड थीका एक्सटर्ना। थीका इंटरना का काम क्या है, ये सिक्रीटरी सेल से क्या बनाएंगे, ये एस्ट्रोजन बनाएंगे। दीज आर द सिक्रीटरी सेल्स एंड दिस विल फॉर्म एस्ट्रोजन, बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दिस विल फॉर्म एस्ट्रोजन। बहुत कम अमाउंट में प्रोजेस्ट्रॉन भी बनाते हैं, बट ये कहीं नहीं दिया हुआ एनसीईआरटी में, तो आपको याद भी नहीं रखना है। मेनली एस्ट्रोजन ही बनाते हैं, एस्ट्रोजन सिक्रीटिंग सेल है, ठीक है। थीका एक्सटर्ना ये हाईली वेस्क्यूलर है, कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है, और ये इसका कैप्सूल बनाएगा, आउटर कवरिंग। so this is highly vascular and made up of connective tissue, and this will form the outer covering। okay, मैं लिख नहीं रही हूँ, outer covering। और ये जो सेकेंडरी oocyte है, ये अपने अराउंड एक ए सेलुलर ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर बना लेगा। इस ए सेलुलर ग्लाइकोप्रोटीन लेयर इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड जोना पेलुसिडा। दिस इज जोना पेलुसिडा। ओके, और ये इस कंप्लीट ये जो चीज बन गई है, इसको बोलते हैं हम टर्शरी फॉलिकल। दिस इज कॉल्ड टर्शरी फॉलिकल। इसका मतलब प्राइमरी फॉलिकल था ऑलरेडी, प्यूबर्टी में एफएसएच ने इसको स्टिमुलेट करना शुरू किया, तो इसने ग्रो करना शुरू किया, सेकेंडरी फॉलिकल बना। सेकेंडरी फॉलिकल में थोड़े और ग्रेनुलोसा सेल्स बन गए, और एक थीका लेयर भी आके जम गई। अब सेकेंडरी फॉलिकल से टर्शरी फॉलिकल में क्या क्या चेंजेस आए, ये जो प्राइमरी oocyte था ये कन्वर्ट हो चुका है सेकेंडरी oocyte में। इसका मतलब टर्शरी फॉलिकल में सेकेंडरी oocyte होती है, और ये सेकेंडरी oocyte एक ए सेलुलर लेयर बना लेगी, जिसको कि बोलते हैं सोना पेलोसिडा। ओके, ये ग्रेनुलोसा सेल्स फ्लूइड सिक्रेट करना शुरू करेंगे, विच विल कंट्रीब्यूट इन द फॉर्मेशन ऑफ दिस फ्लूइड फिल्ड कैविटी, जिसको कि एंट्रम बोलते हैं। और ये थीका सेल्स डिफरेंशिएट हो जाएंगे दो सेल में, और थीका इंटरना एस्ट्रोजन बनाने लगेगा। इसका मतलब टर्शरी फॉलिकल इज रिप्रेजेंटेड, टर्शरी फॉलिकल एज एंट्रम। इसके पहले एंट्रम नहीं है। यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि एंट्रम कैविटी किस फॉलिकल में प्रेजेंट होती है, किस स्टेज में प्रेजेंट होती है, तो ये टर्शरी में प्रेजेंट होती है, और ग्राफियन फॉलिकल इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज आएगी ग्राफियन फॉलिकल में प्रेजेंट होती है, उसके पहले नहीं है। प्राइमरी सेकेंडरी फॉलिकल में प्राइमरी oocyte ही है, सेकेंडरी नहीं है। अब एफएसएच एलएच दोनों इस पे एक्ट करेंगे, और ये और थोड़ा स्वेल हो जाएगा, मतलब ये जो एंट्रम कैविटी और थोड़ी बड़ी हो जाएगी। तो ये कैसी दिखेगी, ये है सेकेंडरी oocyte, ये है, सॉरी, ये है जोना पेलुसिडा, इसके आसपास में प्रेजेंट है। उसके बाद ये है ग्रेनुलोसा लेयर। ये हो गया है स्वेल, मतलब ये पूरी एंट्रम कैविटी है।
और इसके बाहर प्रेजेंट है हमारे थीका सेल्स। ये थीका एक्सटर्नल। यस। तो ये जो पूरी कैविटी दिख रही है ये है एंट्रम। ये बहुत बड़ी हो गई है, ये स्वेल हो गया है। ठीक है। और उसके बाद ये है सेकेंडरी oocyte, जोना पेलुसिडा है। और ये जो आपको पेडिसल लाइक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है जिससे कि ये फॉलिकल से जुड़ा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं? क्यूमुलस oophorus. This is called cumulus oophorus. So cumulus oophorus is a stalk or pedicel-like structure through which the secondary oocyte is attached to the outermost layer. ठीक है। अब under the FSH and LH on the 14th day, if the menstrual cycle is of 28th day, ये इसको swell करेगा और ये burst हो जाएगा। जैसे ये burst होगा, ये secondary oocyte के साथ साथ ये जो आसपास के सेल्स है, दैट इज जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा इज ए सेलुलर। तो जोना पेलुसिडा, सेकेंडरी oocyte और कोरोना रेडिएटा सहित ये बाहर आ जाएगा। ये ग्रेनुलोसा सेल सहित ये बाहर रिलीज हो जाएगा। कहाँ? फीलोम में। फीलोम से जाएगा फेलोपियन ट्यूब में। इस मैच्योर फॉलिकल को बोलते हैं हम ग्राफियन फॉलिकल। दिस इज कॉल्ड ग्राफियन फॉलिकल। तो ये है फॉलिक्यूल बनना, फॉलिकल बनना। इसका मतलब व्हेन अ फीमेल इज बॉर्न शी हैज मेनी प्राइमरी फॉलिकल, प्यूबर्टी तक वैसे रहेंगे। जैसे ही एफएसएच का आना शुरू हुआ प्यूबर्टी में, ये मेच्योर होना शुरू करेगा, सेकेंडरी बनाएगा, टर्शरी बनाएगा, ग्राफियन फॉलिकल बनाएगा, जिसमें अभी भी सेकेंडरी oocyte है विच इज अरेस्टेड एट द प्रोफेज फर्स्ट सॉरी मेटाफेज सेकेंड स्टेज। जैसे ये बर्स्ट होगा ये सेकेंडरी oocyte आएगी बाहर, फेलोपियन ट्यूब में जाएगी। अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो मियोसिस 2 कंप्लीट होगा, वरना तो नहीं होगा। तो ये हो गया फॉलिकल्स। फॉलिकल्स के अंदर है oocyte। इज इट क्लियर दिस थिंग? ओके। आफ्टर द फॉलिक्यूलर जेनेसिस अब हम पढ़ते हैं लास्ट टॉपिक कि एक्चुअली में जब ये oocyte बाहर निकल आता है तो ये दिखता कैसा है, इसमें क्या क्या होता है। ओके। तो सपोज मैं बना लेती हूँ डायग्राम। तो ये है सेकेंडरी oocyte। दिस इज द सेकेंडरी oocyte। अब जब ये सेकेंडरी oocyte बाहर आया था तो सिर्फ सेकेंडरी oocyte बाहर नहीं आया था, इसके साथ साथ जोना पेलुसिडा भी बाहर आया था। ओके, क्योंकि ये कवर्ड है जोना पेलुसिडा के साथ साथ। तो ये है जोना पेलुसिडा है। जोना पेलुसिडा के बाहर बहुत सारे ग्रेनुलोसा सेल है। ये मॉडिफाई होके कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बना लेंगे जिसको कि हम बोलेंगे कोरोना रेडिएटा। दीज आर द कोरोना रेडिएटा सेल्स। ओके, so this is कोरोना रेडिएटा जो कि ग्रेनुलोसा से मिलके बने हैं। उसके अंदर क्या है? जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा किसने बनाया था? जोना पेलुसिडा को सेकेंडरी oocyte ने बनाया था। कौन सी स्टेज में बना था? टर्शरी फॉलिकल स्टेज में बना था। बहुत इंपॉर्टेंट। एंड दिस इज ए सेलुलर एंड ग्लाइकोप्रोटीनियस इन नेचर। ग्लाइकोप्रोटीनियस इन नेचर पूछा जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट। नाउ ये जो स्पेस है बिटवीन द ऊलेमा एंड द जोना पेलुसिडा, इस स्पेस को बोला जाता है पेरीविटिलाइन स्पेस। पेरीविटिलाइन स्पेस। और ये जो ऊलेमा है दिस इज कॉल्ड विटिलाइन मेम्ब्रेन। दिस इज कॉल्ड विटिलाइन मेम्ब्रेन। इस ऊलेमा के अंदर क्या प्रेजेंट होगा? न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। और क्या प्रेजेंट होगा? साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म के साथ साथ दिस हैज सम स्पेशलाइज्ड वेसिकल। कुछ स्पेशल तरीके के वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं। इस स्पेशल वेसिकल को हम बोलते हैं कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स। कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स।
हम इसके बाद पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन में कि ये काम क्या है। बेसिकली कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स भरे होते हैं एंजाइम से। तो जब स्पर्म एंट्री मार लेगा तो ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल जाके अपना जो सिक्रीशन है पेरीवाइटलाइन स्पेस में निकाल देंगे। ओके, और ये जो जोना पेलिसोडा को सीमेंट कर देंगे और सारे रिसेप्टर डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो बेसिकली इसका काम है कि पॉलीस्पर्मी से बचाना, कि एक बार एक स्पर्म ने फर्टिलाइज कर दिया, अब बस खत्म, दूसरा वाला पहुंच भी गया इस तक तो फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा। ओके, so this cortical granule makes sure that we'll study that in fertilization. तो ये है कंप्लीट स्ट्रक्चर। सो जब कोई स्पर्म आएगा तो उसको सब कुछ क्रॉस करना पड़ेगा। इस वजह से स्पर्म लाइसिन एक्रोसोम की जरूरत है। एक्रोसोम में क्या प्रेजेंट है? स्पर्म लाइसिन। ओके, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूलेटेड सेकेंडरी oocyte। तो यहाँ पे हमने गैमेटोजेनेसिस पढ़ लिया, दैट इज स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था इस चैप्टर का। एंड सेकेंडरी सॉरी स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis में सेकेंडरी oocyte की क्या फ्लोइडी लेवल है, कब बनेगा, ये कौन से मियोसिस स्टेज में है, मियोसिस कंप्लीट हुआ कि नहीं, कब कंप्लीट होगा, ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। सो वी आर एंडिंग क्लास हियर।